ऑलराइट जी, आज जो है वो हम एक बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस न्यू चैप्टर दैट वी हैव ऑन द स्क्रीन इज बेसिकली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अब सवाल ये है भाई कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवालों के बहुत सारे जवाब भी हैं मेरे पास। लेकिन इससे पहले कि मैं ये नया चैप्टर स्टार्ट करूं और बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते क्या है। देखो भाई, ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब है वो गोल, वो टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं। वो गोल, वो टारगेट जो आप अचीव करना चाहते हैं। अब एज ए पर्सन मैं चाहता हूं कि मैं महीने के 10 करोड़ रुपए कमाऊं। ये मेरा पर्सनल गोल है, ये मेरा पर्सनल टारगेट है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं कि मेरी 4 शादियां हो जाएं। ये मेरा पर्सनल गोल, पर्सनल टारगेट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो वो गोल, वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव जो इंसान अपने लिए रखता है, अपने लिए करना चाहता है, वो कहलाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। The goal, the target, the objective that a person wants to achieve on an individual level is called as पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल टारगेट या पर्सनल गोल। बट वो गोल, वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है, अब जाहिर सी बात है बिजनेस का टारगेट रखा है ओनर नहीं होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रखा होगा, लेकिन वो अपने लिए नहीं रखा होगा, अपने बिजनेस के लिए रखा होगा। अगर मेरी ये फैक्ट्री है टी शर्ट बनाने की, और मेरी इस टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में मैंने ये टारगेट रखा है कि मैं हर रोज 1,000 टी शर्ट बेचूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। यस, एज एन ओनर अचीव मैं करूंगा या अपने मैनेजर या एम्प्लॉय से करवाऊंगा, यस, बट ये टारगेट मेरा नहीं है, ये टारगेट मेरे बिजनेस का है। तो वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव, वो गोल जो एक बिजनेस को दिए जाते हैं, जो एक बिजनेस के लिए रखे जाते हैं, या जो एक बिजनेस को अचीव करने होते हैं, वो गोल, वो टारगेट, वो ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना? दीज आर दोज मेजरेबल टारगेट्स दैट अ बिजनेस प्लान्स टू अचीव। यानी बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो मेजरेबल टारगेट होता है जो एक बिजनेस ने अचीव करना होता है। तो अगर मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मेरा पर्सनल गोल, मेरा पर्सनल टारगेट कहलाएगा। लेकिन वो गोल, वो टारगेट जो बिजनेस को दिया जाएगा, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। अच्छा जी, अब इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, मैं कुछ चीजें आपसे, कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। यानी वो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है। यानी व्हाट कुड बी दोज पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स जो एक बिजनेस के हो सकते हैं। वो ऐसे कौन कौन से टारगेट्स हैं, ऐसे कौन कौन से गोल्स हैं जो एक बिजनेस अचीव करना चाहता है, या बिजनेस के हो सकते हैं, या एक डायरेक्टर ने अपने बिजनेस को दिए हो, या एक ओनर ने अपने बिजनेस को दिए हो सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो किसी भी बिजनेस के अंदर होता है, वो होता है, सॉरी, सर्वाइवल। वो होता है सर्वाइवल। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्वाइवल क्या है। देखो भाई, याद रखो, सर्वाइवल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो मेजरली न्यू बिजनेसेस का होता है। आई रिपीट, सर्वाइवल एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो मेजरली न्यू बिजनेसेस का होता है। सर्वाइवल का मतलब सरवाइव कर जाना। इमेजिन करो, आपने एक नया नया बिजनेस खोला, चाय की दुकान खोली है। क्या डे वन पे आपने अपने लिए करोड़ों रुपए का टारगेट रखा होगा? डे वन पे आपका टारगेट क्या होगा? डे वन पे आपका टारगेट ये होगा कि भाई कुछ भी करना है, स्ट्रैटेजी लगानी, कुछ भी करना है, लेकिन इस बिजनेस को बंद होने से बचाना है। इस बिजनेस को बंद होने से बचाना है, सरवाइव करवाना है। जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको पैदा होते साथ आप क्या बिरयानी खिलाना शुरू कर देते हैं? या उसको बोलते हो चलो भाई आओ पार्टी करते हैं, शीशा पीने चलते हैं? या उसको आप बोलते थे भाई चलो पैदा हो गए हो, कल से स्कूल डॉक्टर बनना शुरू करो? पहला टारगेट क्या है बच्चे का?
उसको लाइट लिक्विड डाइट पर रखते हैं ताकि वो सरवाइव कर जाए। 5 6 7 महीने जब बच्चा सरवाइव कर जाता है, उसके बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड पे लेके आते हैं, और उसके बाद फिर बच्चा चलना शुरू होता है और फिर भागना शुरू होता है, देन द लाइफ गोज ऑन एंड ऑन। तो जब भी कभी कोई नया बिजनेस शुरू होता है, उस नए बिजनेस का हमेशा प्राइमरीली टारगेट क्या होता है? सर्वाइवल। कुछ भी करना है, बस इस बिजनेस को बंद होने से बचाना है। ठीक है ना? आपको याद होगा हमने शुरू के टॉपिक्स में पढ़ा था कि भाई ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो एक रीजन हमने पढ़ा था, दोज बिजनेसेस विच क्लोज डाउन, उनकी एक फेल होने की रीजन ये भी होती है कि दे फेल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, दे फेल टू बिल्ड अप कस्टमर बेस फॉर देमसेल्व्स। बहुत दफा ऐसा होता है कि नया, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, अपने घर के पास, स्कूल के पास, बहुत सारे नए बिजनेसेस खुलते हैं, बंद भी हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि उनको कस्टमर ही नहीं मिलते। जब कस्टमर ही नहीं मिलते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखो, जो नया बिजनेस खुलता है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट होता है अपने आप को सरवाइव करवाना। अच्छा, हमेशा क्योंकि मैंने आपको बोला मेजरली, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि हर नए बिजनेस का टारगेट जो है वो सर्वाइवल ही हो, और हर नए बिजनेस का टारगेट सर्वाइवल हो। कभी कभी ऐसा भी होता है पुराने बिजनेसेस के टारगेट सर्वाइवल। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, पुराने बिजनेसेस का टारगेट भी सर्वाइवल हो सकता है। अब इमेजिन करो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बच्चों को पिज्जा हट की। पिज्जा हट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स ऑफ पाकिस्तान, अर्ली 2000। उसके बाद दबा के पिज्जा हट चलता था। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ? पिज्जा हट चलना बंद हो गया। एंड 2018 में पिज्जा हट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए। 2000 में जब 2000 हाँ 2000 के अंदर, अर्ली 2000 में जब पिज्जा हट चल रहा था पाकिस्तान में, उसका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ। दबा के पैसा लगाओ, ब्रांच पे ब्रांच खोलो, ब्रांच पे ब्रांच खोलो, ब्रांच पे ब्रांच खोलो। फिर क्या हुआ? मेच्योरिटी आई, और फिर क्या हुआ? 2016-17 में सेल्स गिरने लग गई कंसिस्टेंटली। पिज्जा हट ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव चेंज किए और अपने आप अपना ऑब्जेक्टिव रखवा दिया सर्वाइवल। अपने आप को डूबने से रोको। एंड देन अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल पे आने के बाद भी वो बच नहीं पाया। तो सर्वाइवल का मतलब होता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जहां पर बिजनेस अपने आप को बंद होने से बचा रहा होता है। तो मेजरली मेजरली जो नया बिजनेस होता है, उसका तो हमेशा टारगेट सर्वाइवल ही होगा शुरू में। क्योंकि वो नया बिजनेस है, ना उसको लोग जानते हैं, ना उसका प्रोडक्ट नया पुराना है, ना उसकी कोई ब्रांड इमेज है, ना कोई सेल्स है। उसको अपने आप को सरवाइव कराना है। एंड कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, ओल्ड बिजनेसेस भी होते हैं जो अचानक से बुरे हालात की वजह से सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक कंडीशंस इन पाकिस्तान हैव बीन वेरी टफ। ठीक है ना? तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना टारगेट चेंज किया, ऑब्जेक्टिव चेंज किया, ग्रोथ की जगह सर्वाइवल रख दिया। लॉ चेंज हुआ, फंस गए। तो बताने का मकसद यह है कि हमारा टॉपिक चल रहा है व्हाट कुड बी सम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। ठीक है? नए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हमेशा सर्वाइवल होता है, और कुछ पुराने और बड़े बड़े बिजनेसेस के ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल भी होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है किसी भी बिजनेस का? दूसरा ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का हो सकता है प्रॉफिट। अब अगर मैं लिखता लिखता जाऊं आपकी आसानी के लिए, तो हर बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल, और दूसरा ऑब्जेक्टिव, जैसे ही बिजनेस सर्वाइवल के स्टेज से निकलता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होता है प्रॉफिट। भाई दुनिया में सारे बिजनेसेस अगर खुले हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिटेबल बिजनेसेस की, वो खुले ही प्रॉफिट के लिए, फीस सबीलिल्लाह काम करने के लिए थोड़ी खुले। तो आज अगर मैं एक चाय की दुकान खोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है इस चाय की दुकान को सॉरी, बंद होने से बचाना। इस चाय की दुकान को बंद होने से बचाना। बस कुछ भी स्टेप्स लेना, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाना, ये चाय की दुकान बंद ना हो जाए, इसको बंद होने से बचाना। जब
मुझे ये फील हुआ कि हाँ यार, ये मेरी चाय की दुकान बच गई है, बंद होने वाले स्टेज से आगे निकल चुकी है। अब मैं बोलूंगा यार चलो, अब सरवाइव करवा दिया ना, अब खोला किसने था? पैसों के लिए। तो अब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आएगा मेरा? प्रॉफिट। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? प्रॉफिट। अब यहां जब बिजनेस पहुंच जाता है, और जब एक बिजनेस प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, वहां शुरू होती है बिजनेस की ग्रीड। इसे कुछ लोग कहते हैं ग्रोथ, और इसे कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, ओ सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ लोग कहते हैं ग्रोथ, कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये क्या है, इसको जरा समझो। देखो भाई, अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब मैंने शुरू किया सबसे पहले जॉब करना, तो मेरा टारगेट क्या था? कि यार बस जॉब कर लूं, पॉकेट मनी आ जाए, बहुत है, जिंदगी चिल। फिर कुछ टाइम बाद मैंने बोला यार, अब कमाना शुरू किया है, अब अब्बू से पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला अब इतने पैसे कमा लूं कि पॉकेट मनी भी आ जाए, और अब्बू से पैसे ना लेने पड़े, तो पढ़ाई का खर्चा भी उठा लूं। तो मुझे थोड़े और पैसे चाहिए थे। जब ये होने लगा, तो मैंने रियलाइज किया कि यार अब मैं तो पार्टी कर रहा हूं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत की, तो अब मुझे और पैसे चाहिए थे, पॉकेट मनी के लिए, पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए, एंड देन घर में देने के लिए। फिर मुझे फील हुआ कि यार मेरा दोस्त तो गाड़ी में आता है, मुझे गाड़ी चाहिए। फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा घर छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे पास तो मर्सिडीज नहीं है, मुझे मर्सिडीज चाहिए। फिर मुझे यॉट चाहिए, फिर मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, फिर मुझे प्लेन चाहिए, फिर मुझे अपना आइलैंड चाहिए। जिंदगी में इंसान की ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। बिजनेस का भी यही प्रॉब्लम है। जब बिजनेस नया नया खुलता है, तो बिजनेस सिर्फ डर रहा होता है, मर रहा होता है कि यार मैं सरवाइव कर जाऊं, मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शुरू शुरू में जैसे बिजनेस सरवाइव कर लेता है, तो बोलता है, फिर इंसान बोलता है यार मैंने इतनी मेहनत किस लिए की थी? पैसा कमाने के लिए। अब पैसा चाहिए, पैसा आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब जब पैसे आने लगता है, तो बिजनेसमैन कहता है बिजनेस किस लिए खोला था? इसलिए कि घुट घुट कर जीऊं? नहीं भाई, आप तो अपनी रोल्स रॉयस चाहिए। अब नया टारगेट आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट। ये शायद आपको ये बातें इस वक्त समझ ना आए, बट वंस यू स्टार्ट, वंस यू स्टेप इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ, आपको रियलाइज होगा कि यार सर वो उस वक्त सही बताते थे। इट्स अ क्विक सैंड, ये दलदल है पैसे कमाना। कभी आपकी जो है ना वो हवस खत्म ही नहीं होगी। यू वुड वांट मोर एंड मोर। पहले अपने लिए, फिर घर वालों के लिए, फिर रिश्तेदारों के लिए, फिर दोस्ती के लिए, फिर रिलेशनशिप के लिए, फिर दिखाने के लिए, फिर स्टेटस मेंटेन करने के लिए, इसके लिए उसके लिए, खत्म ही नहीं होगा। बिजनेसमैन का यही मसला है। तो बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट। फिर जब प्रॉफिट हो जाता है, तो बिजनेसमैन को और प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब जब बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर आ जाता है, अब नई मस्ती शुरू होती है। अब यहां पर दो तरह के बिजनेस है, और दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स पे काम करते हैं। कुछ बिजनेसेस काम करते हैं ब्रांड इमेज के ऊपर। कुछ बिजनेसेस किस पे काम करते हैं? ब्रांड इमेज के ऊपर। और कुछ बिजनेसेस काम करते हैं मार्केट शेयर के ऊपर। अब जब भी हर साल मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, तो मैं बच्चों को जरूर पढ़ाता हूं दो कंपनीज। लेट्स टॉक अबाउट बाटा, एंड लेट्स टॉक अबाउट एलवी, गुची। अब ये जो एलवी गुची है, इसका जूता 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है। ये कंपनीज कहती हैं कि महंगा बेचो, लिमिटेड बेचो। ये कहती है हमें दिन में 100 जूते नहीं बेचने, हमें दिन में सिर्फ 5 जूते बेचने। लेकिन वो 5 जूते मेक श्योर करने के 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए का एक जूता हो, 10 लाख रुपए हमारे पास आ जाए। 5 जूते बेच के, 100 नहीं बेचो, 5 बेचो। दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर ब्रांड इमेज रादर देन मार्केट शेयर। आई एम नॉट श्योर आप में से कितनों को पता है, नहीं पता, एलवी इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो सेल नहीं लगाती। दूसरी कंपनी से करती है बड़े बड़े ब्रांड्स, जब उनके पास कोई माल बच जाता है, तो सेल लगाते हैं, डिस्काउंट पर लोगों को देते हैं। एलवी कहता है जला दो। एलवी कहता है बच गया,
चला दो, नहीं चाहिए। जला देंगे, सस्ते में नहीं देंगे भाई। सस्ते में दिया तो लोगों को आदत हो जाएगी। हर साल, हर 6 महीने पे वो इंतजार करेंगे कब एलवी पे सेल लगे और हम खरीदें। सस्ता सेल लगाएंगे तो मार्केट में हमारी ये बिल्ड हो जाएगी इमेज कि शायद सेल से उठाया हो। आप जब भी कभी किसी को ओरिजिनल एलवी पहने हुए देखोगे तो आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए, दिए होगा तो पूरा पैसा दिया होगा, वरना नहीं मिला होगा उसको। ये सेल का, बाय वन गेट वन का, क्लियरेंस स्टॉक का चक्कर है ही नहीं सी एलवी के अंदर। जला दो, एक्स्ट्रा माल नहीं देना हमें बाय वन गेट वन पे। इमेज की बात है भाई। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांड इमेज, इज्जत बनाओ अपनी कंपनी की। आपने भी देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, महंगा बेचते हैं, कहते कोई बात नहीं, रश नहीं है, कोई बात नहीं। कहते चीप थिंग्स गो, पीपल गो फॉर चीप थिंग्स, वी डोंट वांट टू गो आफ्टर पीपल, वी वांट पीपल टू कम आफ्टर अस। ठीक है ना, ये उनकी फिलॉसफी है बड़े बड़े ब्रांड्स की। वो कहते हैं मक्खियां कचरे पे आती है, हमें कचरा बनना ही नहीं है। अब आप क्या क्या बोलोगे ऐसी कंपनी को? उनकी फिलॉसफी है। देन सो देयर आर कंपनीज जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड इमेज, महंगा बेचो, इलीट, प्रीमियम। बट देन देयर आर कंपनीज लाइक बाटा। बाटा बोलता है भाड़ में गया ब्रांड इमेज, सस्ता बेचो, टिका कर बेचो, कोई टेंशन नहीं। बाटा की आप प्राइसिंग देखो, 200 रुपए, 300 रुपए से उनके प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाते हैं मैक्स। बाटा का प्रोडक्ट कितने तक जा रहा होगा? 10-12 हजार, 15 हजार, 20 हजार मैक्स बोल रहा हूं मैं आपको। इमेजिन करो आपका दोस्त आपके बराबर में आके बैठे शो मारो, ब्रो मैंने बाटा के चप्पल पहने, आप उसको बोलोगे भाई बस कर दे भाई, बाटा है। ठीक है, कल को आप जो आपको पता लगे बाटा की दुकान पे एक चप्पल बिक रहा है 1 लाख रुपए का, आप बाटा की तरफ शक्ल देखोगे, पत्थर मारोगे, बोलोगे दिमाग खराब हो गया। सवाल ये है कि भाई एलवी लाख रुपए का क्या 2 लाख का बेचेगा, लोग खरीदेंगे। बाटा को लोग 2 लाख में क्यों नहीं खरीदेंगे? लाख क्या 50 हजार में कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा बाटा का चप्पल। क्यों? क्योंकि बाटा ने मार्केट में अपनी वो ब्रांड इमेज बनाई नहीं जो एलवी ने बनाई है। हर कंपनी की अलग फिलॉसफी है काम करने की। महंगा बेचो, कम बेचो, ये वो कंपनीज होती हैं जो ब्रांड इमेज के पीछे भागती हैं। इज्जत बनाओ, लोगों को फैंटेसाइज करवाओ अपने प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट लोगों की डिजायर लिस्ट में होना चाहिए, टू डू लिस्ट के अंदर। बाटा कहता है भाई ऐसी कोई शशके वशके का टाइम नहीं है जिंदगी में भाई, कम बेचो, ज्यादा बेचो, टिका कर बेचो। आप कराची की या पाकिस्तान की किसी भी सिटी में जाओ, आपको हर सिटी के हर शॉपिंग एरिया, अब जैसे कराची बहुत बड़ा है तो मल्टीपल शॉपिंग एरियाज है यहाँ पर, तारिक रोड भी है और ये भी है और वो भी है। आपको जितने शॉपिंग एरियाज हैं कराची के, हर शॉपिंग एरिया के आसपास आपको बाटा मिलेगा। लाहौर में आपको हर शॉपिंग एरिया के आसपास बाटा मिलेगा, क्योंकि बाटा का क्लाइंटेल इतना बड़ा है कि उसको हर जगह कस्टमर मिल जाता है। सस्ता बेच रहा है, ज्यादा बेच रहा है, तो खरीदने वाला कहीं भी आ सकता है। मौत का फरिश्ता और कस्टमर कभी भी आ सकते हो, कहते हैं हर जगह आउटलेट खोलो भाई, क्या टेंशन है। अगर यही एलवी का ब्रांड होता ना कराची के अंदर, तो पूरे कराची में एक आउटलेट लेकर बैठा होता, पूरे लाहौर में एक आउटलेट लेकर बैठा होता, क्योंकि उसको पता है लाहौर में 5 ब्रांचेस खोलने का फायदा ही नहीं है। हमारे तो टोटल बिकते ही रोज के 5 जूते हैं, तो एक जगह रख खोल लो आउटलेट, जिसने खरीदना होगा वो आधा घंटा ट्रैवल करके हमारे पास आ जाएगा। हम क्यों 5 आउटलेट खोल के अपनी कॉस्ट बढ़ाएं? मेरी बात समझ आ रही है? तो कुछ कंपनीज होती है जिनका जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा बेचने का होता है, मार्केट शेयर का। अच्छा, मार्केट शेयर में कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। मार्केट शेयर बेसिकली पता कैसे चलता है कंपनी को? आज अगर मैं आपसे कहता हूं कि बाटा का जो है वो ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, बाटा को कैसे पता लगेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर का अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा? बेसिकली मार्केट शेयर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल कंपनी सेल्स अपॉन टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100। अब कोई भी कंपनी जब अपने लिए ऑब्जेक्टिव रखती है ना मार्केट शेयर का, मार्केट शेयर का मतलब कंपनी इस चीज को स्कोप कर रही होती है कि सस्ता बेच के ज्यादा बेचे, सस्ता बेचकर
ज्यादा बेचे। तो जब कंपनी अपने लिए मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव रखती है तो उसको देखना भी पड़ता है कि अगर हमने मार्केट शेयर का ऑब्जेक्टिव रखा है तो हमारा आज की तारीख में मार्केट शेयर क्या है। आज की तारीख में हमारा मार्केट शेयर क्या है। मार्केट शेयर बेसिकली कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इंडिविजुअल कंपनी सेल्स अपॉन टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये जो प्रैक्टिकल अभी जो मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं उसमें मैं नंबर्स जो यूज करूंगा वो बहुत थोड़े थोड़े नंबर यूज करूंगा ताकि आई कैन गिव यू द फ्लेवर ऑफ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मैं आपको अभी फिर से बता दूं, जो मैं आपको मार्केट शेयर सॉल्व करवाने का तरीका समझाने वाला हूं ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी। लेट्स टॉक अबाउट द बेवरेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेट्स टॉक अबाउट द बेवरेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेट्स अज्यूम पाकिस्तान में चार कंपनीज हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रही हैं। एक कोका कोला, और कोका कोला की जो टोटल सेल्स है लेट से वो है 4 करोड़। अच्छा जी। दूसरी है पेप्सी। पेप्सी की टोटल सेल्स है लेट से 3 करोड़। फिर है पाकोला। पाकोला की सेल्स है 2 करोड़। एंड देन वी हैव कोला नेक्स्ट। कोला नेक्स्ट की सेल्स जो है वो है 1 करोड़। तो ये आपके सामने जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये हर कंपनी की इंडिविजुअल सेल्स है। हर कंपनी की इंडिविजुअल सेल्स है, मतलब कोका कोला ने पूरे साल में 4 करोड़ की कोल्ड ड्रिंक्स बेची, पेप्सी ने 3 करोड़ की बेची, पाकोला ने जो है वो 2 करोड़ की बेची और कोला नेक्स्ट ने 1 करोड़ की बेची। सारी कंपनीज की इंडिविजुअल कंपनी सेल्स है। अगर मैं इनको टोटल करूं तो आंसर आता है 10 करोड़। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर सारी बेवरेज कंपनीज ने, आई रिपीट, पाकिस्तान के अंदर सारी बेवरेज कंपनीज ने मिलकर टोटल 10 करोड़ रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक्स बेची। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हम ये देख रहे थे कि कुछ कंपनीज का टारगेट होता है मार्केट शेयर बढ़ाना, कि हमें मार्केट शेयर चाहिए, हमें एक ब्रांड बेच नहीं चाहिए, हमें मार्केट शेयर चाहिए। अब अगर किसी कंपनी को मार्केट शेयर चाहिए तो कैसे पता लगेगा कि उसका कितना मार्केट शेयर है और उसको कितना चाहिए। तो मार्केट शेयर निकालने का फॉर्मूला है इंडिविजुअल कंपनी सेल्स अपॉन टोटल मार्केट सेल्स इनटू 100। तो पता ये चला भाई कि जब मैं इस फॉर्मूला को इस सिनेरियो में अप्लाई करता हूं तो कोको कोला की सेल्स कितनी है, 4 करोड़, और टोटल मार्केट की सेल्स कितनी है, सारी कंपनीज ने मिलाकर 10 करोड़ की सॉफ्ट ड्रिंक बेची। उस 10 करोड़ में से कोको कोला की सेल्स कितनी है, 4 करोड़। सो कोको कोला का मार्केट शेयर इज 40%। सारी कंपनीज ने मिलकर 10 करोड़ की सॉफ्ट ड्रिंक्स बेची, उसमें से पेप्सी ने कितनी बेची, 3 करोड़, तो पेप्सी का शेयर हो गया 30%। सारी कंपनीज ने 10 करोड़ रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक बेची मिलाकर, उसमें से पाकोला अकेले ने 2 करोड़ की बेची, तो ये दो 20% हो गया। एंड देन कोला नेक्स्ट ने 1 करोड़ की सॉफ्ट ड्रिंक बेची आउट ऑफ 10 करोड़ टोटल मार्केट सेल्स, तो कोला नेक्स्ट का मार्केट शेयर हो गया 10%। अब लेट से कोको कोला के पास दो ऑप्शन है। कोको कोला बोले भाई आज के बाद मेरी जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है जो हमें मिलती है ना, लेट से कैन मिलता है, सॉफ्ट ड्रिंक का कैन जो है वैसे तो 100 रुपए का है या 110 रुपए का होगा, मैं पीता नहीं तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, 100 या 110 का होगा। ठीक है, बाइकआउट का नहीं, मतलब मैं आई जनरली अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो 100 110 रुपए का होगा। कोको कोला कहता है भाई आज से हमारा जो कैन है वो 500 रुपए का, आज से हमारा कैन 500 रुपए का। हम मार्केट शेयर के पीछे नहीं जाएंगे, हम ब्रांड इमेज के पीछे जाएंगे। कम बेचेंगे, महंगा बेचेंगे, इज्जत के साथ बेचेंगे। नहीं चाहिए हमें हर दुकान पे अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। कोको कोला वुड लूज आउट ऑन मार्केट शेयर, इट विल रन टूवर्ड्स ब्रांड इमेज। लेकिन अगर कोको कोला कहता है नहीं भाई मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है, मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो जब कोको कोला ये बोलेगा मुझे मार्केट शेयर बढ़ाना है तो पहला सवाल ये आएगा भाई बढ़ाना तो है मार्केट शेयर,
पहले ये तो बताओ आपका करंट मार्केट शेयर कितना है। तो पता चला करंट मार्केट शेयर 40% है। ये जो 40% का नंबर आपको नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये दिखा रहा है कोका कोला की स्ट्रेंथ। तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा कि बेसिकली मार्केट शेयर का जो फॉर्मूला है वो किसी भी कंपनी को उसकी टोटल मार्केट के अगेंस्ट स्ट्रेंथ बता देता है। आई वुड रिपीट, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि जो मार्केट शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो किसी भी कंपनी को उसकी स्ट्रेंथ बताता है अगेंस्ट द टोटल मार्केट सेल्स। लेकिन ये उन्हीं कंपनीज के लिए वैल्यूएबल होगा जो कंपनीज वाकई में मार्केट शेयर के पीछे भाग रहे हैं। तो आपके सामने टोटल मार्केट ने सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ने मिलाकर 10 करोड़ रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक बेची, जिसमें से इटसेल्फ सिर्फ कोका कोला की 4 करोड़ की सेल्स थी। मतलब कोका कोला का सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 40% कंट्रोल है। या आप ये भी कह सकते हो कि जो टोटल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक बिकी उसमें से 40% सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला की थी। इधर वे, इधर ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, बात एक ही है। तो कुछ कंपनीज हैं वो मार्केट शेयर के पीछे भागती है, वो अपना ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमें मार्केट शेयर चाहिए। कुछ कंपनीज जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव रखती है कि नहीं भाई मार्केट शेयर नहीं चाहिए, हमें ब्रांड इमेज चाहिए। क्योंकि जो कंपनीज मार्केट शेयर पे भागती हैं इसका मतलब ये कि उनको ज्यादा से ज्यादा सेल्स चाहिए। दे वांट मोर कंट्रोल, मोर ग्रिप ओवर द मार्केट। एंड देन इफ यू वांट मोर ग्रिप ओवर द मार्केट यू विल हैव टू रन टूवर्ड्स मोर सेल्स। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स पे जाना है तो पैसा गिराना पड़ेगा, क्योंकि भाई हर बंदा अमीर नहीं होता। अगर आप नॉर्मली देखो तो किसी भी मुल्क में ब्रेकअप ये होगा कि आपको 2%, 5% या मैक्सिमम 10% अमीर लोग मिलेंगे, बाकी मिडिल क्लास मिलेंगे, और 30%, अब ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। ना कंट्री लाइक पाकिस्तान पॉवर्टी रेट थोड़ा ज्यादा है हमारा, कुछ कंट्रीज में कम है, 20% होगा, 25% होगा, 30% होगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स 80% आप समझ लो हर मुल्क में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास होती है। कुछ में 80, कुछ में 85, हम 80% जनरल करते हैं। तो अगर कोई कंपनी मार्केट शेयर के पीछे भाग रही है, कोई कंपनी मार्केट शेयर के पीछे भाग रही है, तो डेफिनेटली वो सारी क्लासेस को कैटर करेगी। तो जो सारी क्लासेस को कैटर करेगी फिर वो बहुत प्रीमियम ब्रांड इमेज के पीछे भाग नहीं सकती। तो ये है हम लोगों के पास मार्केट शेयर। एंड देन फाइनली, वैसे तो और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव हम लोगों के पास और भी हो सकता है जो है CSR। CSR इज बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टारगेट है या वो ऑब्जेक्टिव है जहां पर कंपनी अपना ये ऑब्जेक्टिव बनाती है कि हमने सोसाइटी को हेल्प आउट करना है। यानी हमें कुछ भी करना है, सोसाइटी की हेल्प करनी है। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे दाऊद ग्रुप है एंग्रो वाले, उनका फंड जाता है टुवर्ड्स अमन फाउंडेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज है जो SIUT को चला रही है, सिटीजन्स फाउंडेशन स्कूल को चला रही है, बहुत पैसा कमा रही है। अब जो वो बहुत पैसा कमाती है वो तो अपना वो ऑब्जेक्टिव रखती है कि हमें सोसाइटी की भी मदद करनी है। अब हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा कम होता है क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जकात का सिस्टम है। हम ऑलरेडी जकात वगैरह दे रहे होते तो लोग फिर इतनी सोसाइटी की हेल्प करने की वो नहीं करते, जकात पे ज्यादा फेस कर रिलाय कर रहे होते। लेकिन गोरों में तो जकात का सिस्टम है ही नहीं। तो गोरे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपना सोशल ऑब्जेक्टिव बना दो, सोसाइटी की मदद करनी। कैसे करनी है? अपने आप को पोल्यूशन फ्री कर दो, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स बनाओ, स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, बस किसी ना किसी तरीके से अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं जिसके अंदर दे एंड अप हेल्पिंग द सोसाइटी। ये जो हेल्पिंग द सोसाइटी वाला ऑब्जेक्टिव होता है ये CSR ऑब्जेक्टिव होता है। जरूरी नहीं सब बिजनेसेस में हो, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता है। तो ये जो था हमारा टॉपिक आज का, जो अब तक हमने पढ़ा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है और बिजनेसेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं।